जेल गए हैं? कई बार जेल गया हूँ मैं। लड़ाई झगड़ों की वजह से ही मुझे अपने ननिहाल में खेकड़ा जाना पड़ा। मैं आरएलडी का राष्ट्रीय महासचिव था। 90% वोट मुझे मिला। 10 यहाँ त्यागी ब्राह्मणों की तादाद अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पहला पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता श्री सत्यवीर त्यागी जी के साथ, जिसमें आपके कुछ प्रश्न और मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि आज हम इनसे पूछेंगे। तो विधायक जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। आपसे कुछ जनता के प्रश्न थे जो कि मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने किठौर विधानसभा ही अपनी राजनीति के लिए क्यों चुनी? मेरा पैतृक और मूल गांव वजीरपुर है, जो हापुड़ ज़िले में पड़ता है और किठौर विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर है। और जहाँ तक किठौर विधानसभा क्षेत्र चुनने का सवाल है, पहले खरखोदा विधानसभा क्षेत्र और किठौर विधानसभा क्षेत्र अलग थे। नए परिसीमन में दोनों क्षेत्रों को मिला करके इसका नाम किठौर विधानसभा क्षेत्र पड़ा। मेरा गांव में जब आना जाना रहता था तो हमारी जो हापुड़ विधानसभा थी वो रिजर्व है, और रिजर्व होने की वजह से वहाँ कोई राजनीति का स्कोप नहीं था। इसलिए जो है मैंने किठौर विधानसभा क्षेत्र नज़दीक पड़ा। और खरखोदा से मैंने चुनाव लड़े, पहले 3 चुनाव में खरखोदा से लड़ चुका था। और यहाँ खरखोदा में चूँकि सबसे पहले जो बैकग्राउंड होती है वो समाज की, अपनी जाति की, अपने उसकी होती है, तो यहाँ मुरादनगर के बाद में दूसरा बड़ा क्षेत्र था जहाँ त्यागी ब्राह्मणों की तादाद अच्छी है। वर्ग करीब 35-40 देशों में उसका केमिकल के जो प्लांट्स लगाते हैं उनका बड़ा काम है। इसलिए हमने खरखोदा के बाद में किठौर विधानसभा क्षेत्र चुना। और नए परिसीमन में जिसका नाम अब किठौर है, जहाँ से मैं एक बार विधायक रहा हूँ और एक बार केवल 2000 वोटों से हारा हूँ, यहाँ मेरा आना जाना, और यहाँ मेरा मेरठ में मैंने अपना कार्यालय बनाया हुआ है, यहीं मैं रहता हूँ। तो विधायक जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप राजनीति से अपने घर में पहले व्यक्ति थे या और भी लोग राजनीति कर चुके हैं? नहीं, राजनीति में अपने घर में मैं पहला व्यक्ति था। मुझे सबसे पहले गांव वालों ने निर्विरोध प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखा था, और उसके बाद में निर्विरोध तो नहीं, लेकिन जब मैं सन 82 में गांव प्रधान बना तो निश्चित तौर पर उसमें केवल 50 और एक को 150, 3 उम्मीदवार थे हम, जिनमें जो है मुझे करीब 90% वोट मुझे मिला। 10% में वो दोनों रहे। तो आपने जमानत भी जब्त करवा दी थी उन लोगों की? हाँ, नहीं, वो जमानत जब्त प्रधानी में तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव था हमारा जब मैं प्रधान बना, और बहुत यंग एज में मैं प्रधान बन गया था। मेरे पे जब उनको लगा कि भाई ये जो है इसको किसी तरह से काबू नहीं कर पाएंगे, तो एक उम्र कम होने का पिटीशन उसी व्यक्ति ने करा दिया जिसको हमने बताया था कि मेरी उम्र कम है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता या मैं वहाँ का प्रधान नहीं बनना चाहता। तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे या बाद हाँ, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, और गाजियाबाद और साहिबाबाद और मोदीनगर में जब पढ़ता था तो मैं जो छात्रों के आंदोलन थे, एक बार हिंदी आंदोलन चला, उसमें मैंने हिस्सा लिया। हापुड़ में जब मैं मेरी शिक्षा हाई स्कूल में था, तभी से जो है एक अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला, जिसमें हमने अंग्रेजी के बोर्ड वगैरह हटाने का काम किया, और तब से हम सक्रिय हैं। उसके बाद में जयप्रकाश जी का आंदोलन जेपी मूवमेंट के नाम से इमरजेंसी से पहले जो चला, उसमें भी हमने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में कास्ट का कितना अहम भूमिका रहती है? कास्ट की भूमिका अब तो खैर कम हो गई है, लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिस विधानसभा में जिस कास्ट की ज़्यादा वोट होती थी, निश्चित तौर पर उसको उसका लाभ मिलता था। हाँ, कि पहले कोई मुद्दे ना देखकर अपना व्यक्ति कौन है उसको ज़्यादा चुनने का प्रयास करते थे लोग। हाँ, नहीं, वो तो होता ही है, वो तो दोनों चीज़ें हैं, मुद्दे भी हैं तो और कास्ट भी है। जो कास्ट भी एक सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि राजनीति में कितना पैसा या पैसा होना आवश्यक है पहले से ही? अब देखिए, मैंने सन 80 में से शुरू किया था चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव लड़ा था तो उस वक्त मेरे 35,000 रुपये खर्च हुए थे। 35,000 में चुनाव लड़ लिया था। उसके बाद में फिर
लाखों की तादाद में होने लगे, फिर करोड़ों कई काफ़ी लाख चुनाव होने लगे। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे जो है चुनाव और इसकी प्रक्रिया बढ़ती है। तो पैसे का तो अहम रोल है मेन रोल पैसे का भी है उसमें, कि अगर कोई घर से सपोर्ट नहीं है, इतना किसी को घर से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो और पहला ज़माना नहीं है। पहले तो लोग जो है जो संघर्षशील होते थे, जो आंदोलनकारी होते थे, जो जनता के समस्याओं को लेकर जूझते थे, जो जनता के बीच में रह के राजनीति करने वाले लोग थे, उनको सिंपैथी मिल जाती थी, चंदा मिलता था। और हमें भी 2-3 चुनाव में चंदा मिला लोगों ने जो है। लेकिन उसके बाद में पैसे का चलन जैसे जैसे बढ़ा तो मैं अपने घर वालों को पहले, सबसे पहले पिताजी को, फिर अब मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और मैंने कभी भी जो है मेरे चुनाव को तो मेरे तमाम परिवार वाले ही जो है लड़ाते रहे, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हमारी मदद की। जैसे कि आपको घर से सपोर्ट है राजनीति का? जी जी जी, पूरा सपोर्ट। एंड आपके घर में जैसे आपके घर में पहले भी कोई राजनीति में नहीं रहा, तो आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि आपको घर पे भी समय देना है, जो आपके भाई हैं, जैसे आप सबसे बड़े भाई हो, आपको घर के कार्य भी देखने हैं, और राजनीति में आप पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है, आपको वो चीज़ आप मैनेज कैसे करते हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, हमारा 2 जगह हम खेती है हमारे जो पैतृक गांव है और वजीरपुर, वहाँ भी खेती है, और एक जौनचाना जहाँ हमारी ससुराल है वहाँ भी हमारी खेती है। तो दोनों खेती को एक जगह तो हमने शुरू में हमने खेती कराई है अपने आप, लेकिन उसके बाद में हमारे दूसरे ताऊ जी के लड़के भाई थे, ताऊ जी के बेटे, वो खेती का काम देखते रहे। हमारा जॉइंट परिवार है अभी भी, और खेती जो है अभी भी वही देखते हैं, उनके बच्चे देखते हैं। अब हमारे भतीजे हो गए, वो एक भतीजा वहाँ रहता है, बाकी सब जो है नोएडा हमारा परिवार रहता है, और वहाँ हमने बटाई पे दे रखी है। तो पूरी तरह से जो है मुझे घर वालों ने पूरा राजनीति के लिए जो है फ्री हैंड कर रखा है, और मैं जब भी कोई खर्चा, कोई पैसे का मामला होता है तो पूरी सपोर्ट हमें मिलती है। मतलब कि आप इस लेवल पर आने के बाद भी आप जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं? आपकी फैमिली जॉइंट है, जैसे कि हमने देखा है कई लोगों के पास पैसा आ जाता है तो पारिवारिक दरार नहीं, हमारा तो शुरू से यही है, हमारा जॉइंट फैमिली का ही हमारा कंसेप्ट है, और जॉइंट फैमिली में ही हम रहते हैं। सारे भाई हमें जो है बिल्कुल बहुत सम्मान देते हैं, पूरा परिवार, भतीजे, सारे हमारे परिवार के लोग। मैं बड़ा हूँ अपने परिवार में, बड़े 2 भाई मेरे छोटे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत आपस में जो है तालमेल से और बड़े उससे रहते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था राजनीतिक तौर पे, राजनीति के अलावा 2 पॉलिटिशियन पार्टी के अलावा दोस्त हो सकते हैं? कि किसी की पार्टी की जो मेंटलिटी है वो अलग है, बट आपस की मेंटलिटी वो सेम हो सकती है कि राजनीति के बाहर वो सब दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल, जो शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग किसी भी पार्टी के हों वो एक हो सकते हैं, जो भले सज्जन लोग हैं वो सभी पार्टियों में हैं, और ख़राब लोग भी सभी पार्टियों में हैं, जो गुंडे बदमाश है हमारी पार्टी भाजपा को छोड़ के बाकी जगह तो गुंडों की तादाद है ही है। तो आपसे कुछ पर्सनल सवाल थे। तो आपको राजनीति में कितने वर्ष हो चुके हैं हृदय जी? अब राजनीति का मत पूछिए, मुझे 1977 में मैं युवा जनता, जो जनता पार्टी का यूथ विंग था, उसका उपाध्यक्ष और उसके बाद अध्यक्ष रहा हूँ जिला गाजियाबाद का, और उसके बाद में मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, मतलब संगठन में मैंने काम किया है। और बाद में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आया था, उस वक्त भी मैं RLD का राष्ट्रीय महासचिव था, और 2 बार उससे पहले मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा, और उसके बाद भाजपा में मैंने चुनाव लड़ा करके। मैं 100% वाली राजनीति में करता हूँ। जब मैं उन पार्टी में था वहाँ 100% मैं अपना देता था, और भाजपा में आने के बाद में मैं अपना 100% भाजपा को मैंने दिया। तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, और आप स्टूडेंट टाइम से लड़ाई झगड़े में थे, सीधे स्टूडेंट थे, या पीछे बैठने वाले जो लड़ाई झगड़े में रहते, आप किस टाइप के विद्यार्थी थे? मेरी आरंभिक शिक्षा तो अपने गाँव से ही हुई। हमारे गाँव में इंटर कॉलेज है, चौधरी राम रिछपाल इंटर कॉलेज, RR इंटर कॉलेज, तो वहीं मैं 8वीं तक की शिक्षा मैंने वहाँ की। उसके बाद मैं हापुड़ आ गया। हापुड़ कॉमर्शियल कॉलेज था पहले, उसका नाम C&IHS कॉमर्शियल कॉलेज। उसके बाद लड़ाई झगड़ों की वजह से ही मुझे अपने ननिहाल में खेकड़ा जाना पड़ा, और मैं मैंने खेकड़ा से किया। उसके बाद मैं मोदी नगर आ गया,
उसके बाद मोदी नगर भी थोड़ा विवाद हो गया था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो होती ऐसी है। उसके बाद साहिबाबाद और MMH कॉलेज के बाद में इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी लगने की वजह से शिक्षा अधूरी रही और मैं जो है उसमें इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहा। अच्छा, तो आपको भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स या विदाउट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अलावा कभी आप जेल गए हैं? कई बार जेल गया हूँ मैं तो आंदोलनों में हमेशा जेल गया, मतलब लगभग 25-26 बार मैं जेल जा चुका हूँ। आपकी सबसे किसान आंदोलनों में जेल गया, आपके जो छात्रों के आंदोलन में हम जेल गए, जो लोगों की समस्याओं को लेकर के कई आंदोलनों में हम जेल गए। एक आंदोलन हुआ था माया त्यागी कांड का, बागपत कांड, अब तो बच्चे थे जब पैदा भी नहीं हो गए हैं, 80 में हुआ था, 82 के, तो उसमें मैं 2 महीना तिहाड़ जेल रहा और 2 महीना जो है यहाँ मेरठ वाली जेल में रहा, जो चौधरी चरण सिंह जेल अब है जिसका नाम, उसको अब्दुल्लापुर जेल कहते थे। इसमें मैं 2 महीना यहाँ रहा। उसके बाद में वो पूरा आंदोलन हमने चलाया और उस वक्त हमारे नेता राजनारायण होते थे, राजनारायण जो जिनके नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वो आंदोलन चला था, तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उस आंदोलन में हमने भागीदारी की और उसमें इस नतीजे तक पहुँचे कि उसमें आजीवन कारावास हुआ करीब 11 लोगों को, और 2 लोग उसमें जो है उसमें पब्लिक ने मार दिए थे, वो 2 उसमें आंदोलन में शामिल थे। इतना बड़ा आंदोलन आपने करा और तभी से आपको मेन चर्चा में आ पाए होंगे। हाँ, बस उस वक्त तो चर्चा में तो हम थे ही जब युवा की राजनीति करते थे। युवा जनता से, फिर जनता पार्टी के महासचिव, एक किसान सम्मेलन था, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, तो उसमें जिले के महामंत्री थे गाजियाबाद जिले के, तो विभिन्न पदों में हम रहे संगठन में। एक बार बै बन गया था, लोकदल बै, उसका राष्ट्रीय महासचिव रहा मैं युवा का। तो विधायक जी, जैसे कि आप कई टाइम से बड़े पद पे हैं राजनीति में, तो आपके पास कोई बहुत रोचक घटना आई हो जो आप बताना चाहें कि ये कुछ अलग था? नहीं, रोचक घटना तो यही थी कि जब हम सक्रिय राजनीति करते थे तो एक बार वो हो गया था, एक जगजीवन राम के बेटे थे सुरेश राम, सुषमा सुरेश कांड हुआ था ये, सुषमा सुरेश कांड। तो उसमें कई लोग हमारे जो साथी थे उन्होंने उसमें काफ़ी विवादित कांड हुआ था, तो उसमें भी हम जेल गए थे, युवा जनता की तरफ से आंदोलन किया था। उसमें युवा जनता के जो कई नेता थे, उसमें उन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, तब हमें जेल जाना पड़ा था। तो विधायक जी, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने उसमें एक आपकी विधानसभा में बोलते हुए वीडियो देखी थी कि आप किसी डार्क जोन के बारे में बात कर रहे थे। तो डार्क जोन होता क्या है और क्या समस्या थी वो? देखिए, डार्क जोन होता है यहाँ पानी का धरातल बहुत नीचे चला जाता है और जो किसान हैं उनके नए ट्यूबवेल को मंजूरी नहीं मिलती है, उसको डार्क जोन कहते हैं। तो लगभग 24-25 साल तक पूरा उत्तर प्रदेश डार्क जोन रहा। मैं तो जब अपने क्षेत्र में जाता था तो कई किसानों ने बताया कि हमारा जो ब्लॉक है यहाँ डार्क जोन है, यहाँ कोई नया ट्यूबवेल नहीं रखता। और ये विषय मैंने विधानसभा में अपने विधायक रहते हुए उठाया था और मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कि जिन्होंने हमारी बात को सुन करके बहुत गंभीरता से पूरे प्रदेश का डार्क जोन ख़त्म करने का काम किया। जबकि मुझे केवल ये पता था कि मेरठ में हमारे 3 ब्लॉक डार्क जोन में हैं और कुछ ब्लॉक और हैं, लेकिन ये फैसला ऐसा फैसला था कि जिससे लाखों करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला। मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी आपकी कोरोना काल में कि आप गंगा एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग कुछ किसानों को लेकर योगी जी से मिले थे। वो न्यूज़ उस टाइम में पूरी पढ़ नहीं पाया था जो भी था, बट उसमें आपका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट था। जी, आप बता सकते हैं वो क्या चर्चा थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा था कोरोना काल में बहुत अपने बिल्कुल चरम पे था कोरोना काल और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मास्क लगा के, सैनिटाइज लगा के, बिल्कुल पूरी तरह से जो है। उस वक्त एक मुद्दा था कि गंगा एक्सप्रेस हाईवे को दूसरी जगह से, जहां उसकी अलाइनमेंट
का काम चलना था, जहाँ लगभग 13-14 महीने से बैनामे बंद थे, वहाँ को छोड़ करके एक नए अपना हाजीपुर, घोसीपुर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, उसमें को वो गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकलने जा रहा था। और जो एक तरह का बूचड़ खाना था, जहाँ कटान होता था, बहुत गंदा क्षेत्र था, वहाँ को वो निकल रहा था। तो कुछ किसान कोरोना काल में मेरे पास आए, पूरी 2 बसें भर करके आई। उन्होंने कहा कि हमारा करीब 13-14 महीने से हमारे बैनामे बंद हैं, और ये जो है ये अलाइनमेंट यहाँ से ये हो गया। जो भी इसको गंगा एक्सप्रेस हाईवे को देख रहे थे अधिकारी, उन्होंने वो नेट पे डाल दिया था। और उस नेट पे डालने के बाद में उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि भाई ये जो है अब हमारी जो खुंटी यहाँ गड़ी हुई थी, जो अलाइनमेंट यहाँ होने जा रहा था, हो गया था, उसको बदल करके दूसरी जगह गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकलने जा रहा है। तो उन किसानों की बात मैंने गंभीरतापूर्वक सुनी, और उनको मैंने लखनऊ में अपने रावत जी OSD थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे मैंने फ़ोन पे वार्ता की। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, और हमें समय दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। कोरोना काल में वो हमसे करीब 11 लोगों का डेलीगेशन किसानों का हमने मिलवाया। किसानों ने अपनी बात रखी, हमने भी गंभीरतापूर्वक अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखने का काम किया। मैं बधाई देता हूँ पुनः माननीय योगी जी को, जो उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री काल में हमें कोरोना में भी मिलने का समय दिया, और हमारी बात को सुन कर के तुरंत फैसला लिया। और उस वक्त अवस्थी जी उसको देख रहे थे अपना गंगा एक्सप्रेस हाईवे के लिए, तो उनसे उनको समय दिलवाने का काम किया। और ये फैसला जो है योगी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में, उन्होंने इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेस हाईवे जिसका अलाइनमेंट पहले दूसरी जगह से था, उन्होंने बदल करके बिजौली से और उसको दूसरी तरफ से निकालने का काम किया। ये मैं उनको बारंबार बधाई देता हूँ। और हमारे इधर के जो हमारे उस वक्त के किठौड़ विधानसभा क्षेत्र के 12-14 गांव थे, वो भी किसानों ने भी, उन्होंने जो है बहुत धन्यवाद उन्होंने कहा। जब भी मैं जाता हूँ तो किसान जो है उसके लिए बहुत योगी जी का धन्यवाद करते हैं खास तौर से। तो विधायक, जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे अब आपको इतने राजनीतिक तौर पे इतने वर्ष हो चुके हैं राजनीति में, तो क्या अभी भी आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपको सत्यवीर त्यागी बनने से पहले से जानता है, कि जो अब आपका चेहरा है, उस टाइम वो कोई चेहरा नहीं था, आप आम बच्चे थे, तो इस टाइम से बहुत दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, बहुत हैं। एक तो हमारे गांव के ही हैं, सत्यवीर नाम है उनका, शर्मा जी हैं। बहुत ऐसे हमारे अनेकों ऐसे मित्र हैं कि जो अभी भी मिलते हैं। एक डॉक्टर विनोद कुमार थरतानी हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD हृदय रोग विशेषज्ञ हैं हापुड़ में। एक डॉक्टर सिद्धू हैं, बहुत लोग, धनेश शर्मा हैं, ऐसे कितने लोग हैं। एक चौधरियों में गजब सिंह हैं जो मिल जाते हैं, तो अभी भी जो है वहाँ हमारा हापुड़ के रहने वाले हैं, मलकपुर गांव है उनका। तो बहुत हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जगह जगह पढ़े हैं। गांव में पढ़े, हापुड़ पढ़े, खेकड़ा पढ़े, और क्या नाम जी साहिबाबाद पढ़े, और आपका मोदी नगर पढ़े, और गाजियाबाद भी MMH कॉलेज में पढ़े। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं। मेरे से ज़्यादा दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं जो अपनी पहचान पूरे उसमें रही है। और अभी भी सैकड़ों लोग हमें मिलते हैं, तो बड़े बहुत ही आत्मीयता से मिलन होता है उनके साथ। पर ये चीज़ मैंने सुनी कि आप रिश्वत या जो मनी आ जाता है एक्स्ट्रा, जैसे राजनीति में बहुत पैसा है, अगर लेना चाहो तो आप इस चीज़ को इनकार कर देते हैं। ये क्या चीज़ें रहती हैं कि आप मना कर देते हैं? मेरे यहाँ तो कोई फट नहीं सकता। ईश्वर ने जो है बहुत कुछ दे रखा है, और हमारा परिवार जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। पहले पिताजी सपोर्ट करते थे, अब हमारे भाई हैं, और ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की कृपा है, और परमपिता परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि हम कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो हम तो इस फार्मूले को लेकर के चलते हैं कि सब कुछ ठीक है। जैसे कि आपका बिजनेस है न्यूबर्ग नाम से, आपके भाइयों का बिजनेस है। हाँ, मैं तो फुल टाइम राजनीतिक हूँ, पूरे समय राजनीति करता हूँ। मैं तो ये भाइयों का बिजनेस है। हमारे भाई हैं और भतीजे हैं, और अपने हमारे 2 बेटे हैं, वो सब इसको देखते हैं, सब अपने अपने तरीके से। कोई खेती देख रहा है, कोई बिजनेस देख रहा है, कोई अपने अपने व्यापार में सब लगे हुए हैं।
जैसे मेरा छोटा भाई है अनिल त्यागी, उसका बड़ा बिजनेस है, उसका पूरे न्यूबर्ग करीब 35-40 देशों में उसका केमिकल के जो प्लांट्स लगाते हैं उनका बड़ा काम है। और सुनील है उससे छोटा, उसका भी अपना जो है वो भी उद्योगपति है, उसका भी नोएडा में इंटेक इंजीनियर्स के नाम से फैक्ट्रियाँ हैं उसकी। बेटा है हमारा, पहले इंग्लैंड रहा 15-20 साल, तो अब वो यहीं आ गया है, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है। और छोटा वो प्रदीप है, वो जब मैं क्षेत्र में नहीं होता हूँ तो वो भी जहाँ कोई घटना हो जाए, मरना गिरना, किसी के ब्याह शादी, किसी गरीब का कन्यादान वगैरह जो है, मैं उसे भेजता हूँ, चला जाता है। तो विधायक जी, जैसे कि मैंने देखा है कई नेता हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी हो रहा हो, उन्हें यह है कि हमारे पास आएगा तो ही हम जाएंगे। पर मैंने देखा है कि आपके पास अगर कोई आ जाए तब भी आप सम्मिलित होंगे, आपको दूर से पता लग जाए तब भी आप सम्मिलित होते हैं कि जनता से कितना मेल भाव करना ठीक है कि भाई ये तो आप जो है जब जनता के बीच में सर्वे करेंगे तब पता चलेगा आपको कि हमारी लोकप्रियता का क्यों हमें लाइक करते हैं लोग बाग। हम तो अपना 24 घंटा जो है उसमें से 12 घंटे जो है हम लोगों को देते हैं, जनता को देते हैं अपने क्षेत्र के। क्योंकि हमसे पहले जो लोग चुनाव लड़ते थे वो कभी लौट के नहीं आते थे, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, ये हमारा जो है प्लस पॉइंट है, लोग इसीलिए हमें लाइक करते हैं। ये चीज़ मैंने देखी। और हम कमिटमेंट के आदमी हैं, जो जिससे वादा कर लेंगे, जिसके साथ खड़े होंगे और उसके साथ हम जो है पूरा उसका साथ निभाएंगे। जैसे ये चीज़ मैंने देखी कि मेरे घर के पीछे से आपकी विधानसभा स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप बहुत सरल मार्जिन से हारे। पर जो दूसरे नेता हैं, अदर पार्टी के, किसी पार्टी के, मैंने उनको कभी सम्मिलित होते हुए नहीं देखा चीज़ों में। आपको अब भी देखिए, केवल 2100 वोटों से चुनाव हारा, और वो चुनाव जो जीतने वाला उम्मीदवार है सपा का, वो फर्जी वोटों से जीता है। वो जनता ने नहीं जिताया, जनता ने आज भी मुझे उससे ज़्यादा वोट दिया है। 1,05,000 के लगभग मुझे वोट मिला है और जनता ने उत्साह के साथ में वोट दिया है। उसको केवल ये पता नहीं था कि ये फर्जी जो पोलिंग है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ जहाँ 70-80% मुस्लिम है, वहाँ उन्होंने फर्जी पोल करा दिया। दूसरे गांव से बस लगा करके जो है बुरके में, अब क्या करेंगे, बुरके में उसको बुरके को उठा के देखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो चुनाव वाले दिन जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग बहुत मुगालते में रहे। हमें जो है ये रहा कि भाई इस तरह का फर्जी जो है उन्हीं कर पाएगा। मैं कहना नहीं चाहता, बेचारा इंस्पेक्टर जीवित भी नहीं है, लेकिन अरविंद मोहन शर्मा एक इंस्पेक्टर था वहाँ किठोड़ में, उस वक्त उसने जो है कोई बूथ कैप्चरिंग रोकने में सरकार की हमारी मदद नहीं की। अगर वो बूथ कैप्चरिंग भी रोक देता तो हम काफ़ी मार्जिन से जीतते। क्योंकि ये भी चीज़ देखने योग्य है कि अगर कोई भी इनविटेशन आते हैं, सिर्फ आप पर आते हैं, वो भी इतने ज़्यादा आते हैं और आप उन सब में सम्मिलित भी होते हैं, तो आप राजनीति से इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं कि जनता के बीच में इतना प्रकट होना, कि उनकी हर चीज़ सुनना? देखिए, मुझे हमारे घर वालों ने, मेरे ख़ास तौर से भाइयों ने, भतीजों ने, बेटों ने फ्री कर रखा है और मैं पूरा समय राजनीति को देता हूँ। मैं मेरठ में रहता हूँ, कहीं भी कोई घटना हो, कहीं बात हो, मैं जब भी मेरे संज्ञान में आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ जो है तुरंत पहुँचने का प्रयास करूँ और जितना मेरे बस की है, जिस तरह का पूरी ताकत से मैं उसको जो है हल कराने का प्रयास करता हूँ। और लोग अभी भी ऐसे ही आते हैं, जब मैं विधायक था तब भी लोग ऐसे ही आते थे, आज भी ऐसे ही आते हैं। आप आएंगे मेरे ऑफिस में, बैठेंगे, देखेंगे तो हमेशा जो है मैं रोज़ पोस्ट भी डालता हूँ, उसमें भी आप देखें लोग बाग मिलने वाले जो है 10, 20, 50, 100 लोग रोज़ आते हैं, जिनकी समस्याओं को मैं यथासंभव उनकी मदद करता हूँ। और जहाँ अधिकारियों से कहने की ज़रूरत है वहाँ अधिकारियों से कहता हूँ, हर तरह से मैं उनकी मदद करता हूँ। तो विधायक जी, आने वाले फ्यूचर में आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं कि कब तक राजनीति करनी है, इससे कब विश्राम लेना है? फ्यूचर में जब तक एक्टिविटी बनी रहेगी, शरीर काम करता रहेगा, जब तक मस्तिष्क काम करेगा और पार्टी का आदेश होता रहेगा, तब तक काम करेंगे, तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद, आप सबने इस पॉडकास्ट को देखा और इतना सारा प्यार दिया। धन्यवाद विधायक जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे भी हम विधायक जी के पास अपने प्रश्न लेकर आते रहेंगे। अभी कभी फ्यूचर में लगा अगर हम और प्रश्न आए तो हम विधायक जी के पास ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।